दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे मेगा एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में कौन-कौन से कानून शामिल होते हैं, लॉ शामिल होते हैं? क्योंकि ये रोड केवल सीमेंट से नहीं बना है। ये 20 से ज्यादा कानूनों, अप्रूवल और लीगल प्रोसेसेस से ऐसे एक्सप्रेसवे बनते हैं। लैंड एक्विजिशन कानून से लेकर एनवायरमेंटल क्लियरेंस तक और इनॉग्रेशन से पहले पुलिस सिक्योरिटी तक, हर स्टेप लॉ के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक सिंपल आइडिया भारत में एक लीगली अप्रूव्ड एक्सप्रेसवे बन जाता है। भारत में एक मेगा एक्सप्रेसवे केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं होता है, ये एक पूरी लीगल प्रोसेस होती है जो पब्लिक लॉ, लैंड लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस पावर और डिजास्टर मैनेजमेंट और अंत में ऑपरेशनल रोड सेफ्टी लॉ से होकर गुजरती है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट के लिए ये लीगल चेन पॉलिसी कंसेप्शन से लेकर डीपीआर, जिसको हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स, लैंड एक्विजिशन यानी कि जमीन अधिग्रहण, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, टोल प्लाजा अप्रूव करना, टोल लगाना और इनॉग्रेशन सिक्योरिटी तक जाती है। इसके बैकबोन इंस्टीट्यूशन आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और साथ में इंप्लीमेंटिंग एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटीज और फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ अथॉरिटीज, और साथ में लोकल पुलिस भी इन्वॉल्व होते हैं। नेशनल हाईवेज एक्ट 1956 का जो कानून है वो नेशनल हाईवे की डिक्लेरेशन, डेवलपमेंट, एक्विजिशन और फी कलेक्शन के लिए फ्रेमवर्क देता है। जबकि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट है 1988 का जो कानून है वो हाईवे डेवलपमेंट, मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के लिए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाता है। आज के इस सेशन के अंदर हम पूरे इस लीगल फ्रेमवर्क को, सारे अप्रूवल्स के प्रोसेस को और जो डीप लीगल एनालिसिस है आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आइडिया स्टेज की। आइडिया के लेवल पर क्या होता है? क्या जो सरकार है, स्टेट है या केंद्र सरकार है, लीगली डिसाइड कैसे करती है कि यहीं पर ही ये हाईवे बनेगा? सबसे पहले की जो स्टेज होती है वो प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की हाईवे पावर्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट को फिट होना चाहिए। नेशनल हाईवे एक्ट, नेशनल हाईवे अधिनियम, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत नेशनल हाईवेज केंद्र सरकार के पास वेस्टेड होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि जो फंक्शंस हैं वो डेलीकेट भी किए जा सकते हैं। अगर हम इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी की बात करें तो आमतौर पर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो होती है, काम करती किसके तहत है? नहीं एक्ट के तहत करती है। और यहीं पर यह डिसाइड होता है कि रोड की नई अलाइनमेंट होगी या रोड वाइडन होगा, चौड़ा होगा, एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे बनेगा, या फिर ये बाईपास होगा, या फिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट बनेगा। आप इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की बात करें तो यहां पर देखिए वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी है और स्पेशल ग्रीनफील्ड की नई अलाइनमेंट भी है यूपी के एरिया के अंदर। वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। यही पॉलिसी चॉइस जो है आगे लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंटल अप्रेजल और कंसेशन स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है फीजिबिलिटी और डीपीआर स्टेज की। यहीं से जो लॉ है वो डॉक्यूमेंट बनना शुरू होता है, कानूनी दस्तावेज बनना शुरू होता है। इसमें सबसे पहले आता है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको आम भाषा में डीपीआर कहा जाता है। जो ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ये केवल एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये लीगल रूप से, कानूनी रूप से फ्यूचर एक्विजिशन नोटिसेस, एनवायरमेंटल एप्लीकेशन, जो बोली के डॉक्यूमेंट होते हैं, बिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको
उसके साथ साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग के बारे में, फॉरेस्ट डाइवर्जन प्रपोजल्स के बारे में और वाइल्ड लाइफ पैसेज डिजाइन, साथ के साथ सेफ्टी ऑडिट और फाइनेंशियल अप्रूवल का बेस बनता है। जो नहीं है, NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया DPR प्रिपरेशन को एक स्पेशलाइज्ड हाईवे फंक्शन मानता है और इस स्टेज में जो कंसल्टेशन रूट है वो ऑप्शंस, ट्रैफिक स्टडीज, इंजीनियरिंग डिजाइन, जियोलॉजिकल कंडीशंस, उसके साथ साथ जमीन अधिग्रहण के प्लान, सोशल इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है इस प्रोजेक्ट का और एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट क्या है और क्या इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से कोई लिटिगेशन रिस्क भी है, DPR के अंदर ये सब कुछ एग्जामिन होता है। डिजाइन की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे स्पेसिफिकेशंस और IRC यानी कि इंडियन रोड्स कांग्रेस स्टैंडर्ड से गवर्न होता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है उसके अनुसार कंस्ट्रक्शन के दौरान जो प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट हैं अलग अलग स्टेजेस पर करना मैंडेटरी होता है। नहीं का जो रोड सेफ्टी ऑडिट मैनुअल है वो भी ये कहता है कि सेफ्टी केवल अंत में नहीं बल्कि जब उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कोई नया एक्सप्रेसवे बन रहा है तो उसकी हर स्टेज पर देखी जानी चाहिए ताकि जो अनसेफ डिजाइन है वो पहले से ही आइडेंटिफाई हो सके। और इसमें जो तीसरी स्टेज आती है वो फाइनेंशियल मॉडल की आती है, फाइनेंशियल अप्रूवल की आती है और इंप्लीमेंटेशन मॉडल कौन सा होगा, क्या EPC मॉडल होगा या PPP मॉडल होगा या BOT मॉडल होगा या फिर HAM मॉडल होगा। और जब DPR आपकी तैयार हो जाती है तब सरकार ये डिसाइड करती है कि प्रोजेक्ट किस मॉडल पर बनेगा, EPC यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल पर या फिर PPP जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल कहते हैं, जैसे कि बोट बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, या फिर HAM जिसको हम हाइब्रिड एन्युटी मॉडल कहते हैं। ये डिफरेंट तरीके के जो मेथड्स हैं वो यूज होते हैं। PPP मॉडल में मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट प्रोजेक्ट का प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है जिसमें रिस्क अलोकेशन, कंस्ट्रक्शन ऑब्लिगेशन, फाइनेंस, पेनल्टीज और टर्मिनेशन क्लॉजेस तक होते हैं। और जो EPC मॉडल है उसमें माइलस्टोन ऑब्लिगेशंस की हर स्टेज पर आपको इतना इतना काम करना है और कंप्लीशन क्लॉजेस भी होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर हाईवे प्रोजेक्ट के दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। पहला होता है पब्लिक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन जो लॉज और अप्रूवल से घिरा हुआ होता है और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो EPC या फिर कंसेशन एग्रीमेंट से बंधा हुआ होता है। अब आगे चलते हैं, हम उस हिस्से की बात करते हैं जब ऐसी चीजों के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैंड एक्विजिशन का मामला, सबसे सेंसिटिव और लिटिगेटिंग स्टेज। ये विवादों में भी यही रहता है लैंड एक्विजिशन। किसान अपनी जमीन नहीं देना चाहते तो उसमें कंपेंसेशन को लेकर विवाद होते हैं, तो ये सारी चीज भी इसके अंदर कवर आती है। इसको मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप मुझे बताइए कि आपको ये सेशन अभी तक कैसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हाल ही में मुझे दूरदर्शन उत्तराखंड के द्वारा भी उनके चैनल पर बुलाया गया, आधे घंटे का मेरा पूरा इंटरव्यू था जहां पर मैंने उत्तराखंड के अंदर होने वाली विभिन्न परीक्षाओं के बारे में एक डिटेल्ड इंटरव्यू दिया है। पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है एग्जामिनेशन, आयोग के द्वारा जो कंडक्ट की जाती है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो उस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। बात अब कर रहे हैं हम लैंड एक्विजिशन के बारे में। नई एक्ट और जो आपका फेयर कंपेंसेशन है उसके बीच का जो संतुलन है वो कैसे बनाया जाए। लैंड एक्विजिशन जो है वो नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के धारा 3A से लेकर 3H तक होता है। सेक्शन 3A की बात करें तो इसमें जो है गवर्नमेंट इंटेंशन डिक्लेयर करती है कि हम इस लैंड को अक्वायर करने वाले हैं, मतलब इस लैंड को हम अक्वायर कर सकते हैं। और धारा 3C जो है, सेक्शन 3C जो है वो ये कहता है कि अफेक्टेड पर्संस को ऑब्जेक्शन का राइट होगा, कि मतलब जिसका लैंड अधिग्रहित किया जाएगा उसको ऑब्जेक्ट करने का अधिकार होगा। और धारा 3D जो है वो ये कहती है लैंड वेस्टिंग इन गवर्नमेंट की जो जब जमीन अधिग्रहित होगी तो वो जिस जमीन का मालिक है उससे वो जमीन अधिग्रहण करके सरकार के अंदर उस जमीन के वेस्टिंग राइट चले जाएंगे।
और जो सेक्शन 3G है वो कंपेंसेशन डिटर्मिनेशन की बात करता है कि कितना मुआवजा मिलेगा जमीन अधिग्रहण के मामलों में। और सेक्शन 3H जो है वो पेमेंट या फिर डिपॉजिट ऑफ कंपेंसेशन के बारे में बात करते हैं कि मुआवजा कैसे दिया जाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर किसी लैंड अधिग्रहण का यानी कि भूमि अधिग्रहण का रेजिस्टेंस होता है, विरोध होता है, तो धारा 3E सबसेक्शन 2 के तहत कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर कलेक्टर जो है वो फोर्स यूज कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण होना था और जिनकी जमीन है या वहां के रहने वाले जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं, अगर उसका विरोध करते हैं तो वहां पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बढ़ जाती है। वो कमिश्नर ऑफ पुलिस है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो लॉफुल फोर्स यूज करके एक्विजिशन कर सकते हैं। जबरदस्ती भी एक्विजिशन हो सकता है क्योंकि व्यक्तिगत निहितार्थ से बड़ा सामाजिक निहितार्थ है। तो समझ गए आप यहां पर, तो वो फोर्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि लैंड एक्विजिशन स्टेज में भी लॉ एंड ऑर्डर का रोल आता है। अब बात करते हैं कंपेंसेशन फ्रेमवर्क की। अगर हम कंपेंसेशन फ्रेमवर्क की बात करें तो वो RFCTLARR एक्ट यानी कि राइट टू फेयर कंपेंसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट का जो कानून है 2013 का, उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो फेयर कंपेंसेशन और रिहैबिलिटेशन को यानी कि पुनर्निर्वास को सुनिश्चित करता है। अब अगले हिस्से के अंदर हम एनवायरमेंट क्लियरेंस के बारे में समझेंगे क्योंकि ये जो दिल्ली देहरादून का एक्सप्रेसवे बना है यहां पर पूरा का पूरा ये वाइल्ड लाइफ के अंदर से, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है वहां से इसका एक हिस्सा बना है और पूरे जंगल के ऊपर से बना है। तो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर या कोई और ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बनता है तो वहां पर एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी जरूरी हो जाते हैं और उसी के बारे में आपको बता रहा हूं। इन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस के बिना आगे बढ़ना जो प्रोजेक्ट है वो मुश्किल हो जाता है और अगर ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना हो तो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा गैर कानूनी भी बन जाता है। समझ गए? इसमें जो सबसे पहला आता है हमारे पास वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, EIA नोटिफिकेशन। इसके तहत क्या होता है समझिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और EIA नोटिफिकेशन 2006, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत नेशनल हाईवे के लिए एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस होते हैं वो जरूरी होते हैं। आइटम 7 क्लॉज F स्पेसिफिकली हाईवे को कवर करता है और इस प्रोसेस के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, स्कोपिंग शामिल होता है, EIA रिपोर्ट प्रिपरेशन शामिल होता है, पब्लिक हियरिंग यानी कि जन सुनवाई शामिल होती है, उसके साथ साथ एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा अप्रेजल और इवैल्यूएशन शामिल होता है और अंत में फाइनल क्लियरेंस शामिल होता है। सिंपल रूल यही है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बिना प्रोजेक्ट अगर आगे बढ़ा तो लीगल चैलेंज पॉसिबल हो जाएगा। कहां पर? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में और हाई कोर्ट में और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी। अब एनवायरमेंट क्लियरेंस के बाद दूसरी सिचुएशन आती है, वो आती है फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर। सेक्शन 2 जो है वो सबसे क्रिटिकल है। अगर प्रोजेक्ट जो है फॉरेस्ट लैंड को यूज करता है, जंगल की भूमि को यूज करता है, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि जो जंगल को बचाने वाला कानून है 1980 का, वन संरक्षण अधिनियम, वो लागू होता है और सेक्शन 2 के तहत फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल जरूरी होती है, यानी कि केंद्र सरकार की अप्रूवल जरूरी होती है। और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है? इसके अंदर शामिल होता है स्टेज 1 अप्रूवल, फिर उसके बाद कंपेंसेटरी अफोरेस्टेशन की, मतलब जितने पेड़ उखाड़े जा रहे हैं उससे ज्यादा लगाने भी पड़ेंगे, और तीसरा कंप्लायंस वेरिफिकेशन, और चौथे स्टेज पर आता है स्टेज 2 का फाइनल अप्रूवल। इसका मतलब यह है कि फॉरेस्ट एरिया में रोड बनाना, सड़क बनाना, एक्सप्रेसवे बनाना केवल इंजीनियरिंग डिसीजन नहीं है बल्कि यह स्ट्रिक्ट लीगल अप्रूवल का भी प्रोसेस है। और तीसरे नंबर पर आते हैं आपका वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ का सबसे पावरफुल हिस्सा। आप यहां पर देखिएगा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, इसके अंदर अंडरपास बनाए गए हैं ताकि जो जंगली जानवर है, हाथी है, बाघ हैं, हिरण वगैरह हैं, वो एक जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बिल्कुल आराम से जा सके उस हाईवे के नीचे से।
तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ है ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो कानून है वो यहां पर लागू होता है। अब लीनियर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड हो गए, रेलवे हो गए के लिए वाइल्ड लाइफ पैसेज प्लान मैंडेटरी हो गया है कि आपको यह इंश्योर करना होगा कि जो जंगल के जानवर हैं वो निर्बाध चल सके जब भी आप कोई नया रोड प्रोजेक्ट या रेलवे प्रोजेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको एनिमल अंडरपास बनाने पड़ेंगे, जैसे यहां पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के अंदर बने हुए हैं। दूसरा, आपको एलिफेंट कॉरिडोर बनाने पड़ेंगे, नॉइज कंट्रोल मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा। आप यहां पर देखिएगा जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, जो ये पूरा का पूरा फ्लाईओवर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, 18 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वहां पर नॉइज कंट्रोल मैकेनिज्म लगाए गए हैं। नॉइज मतलब टिन की शेड लगाई गई है ताकि वो जानवरों को प्रभावित ना कर सके। ये अब ऐसे ही नहीं हो रहा है, ये कानून के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए अनुपालन हो रहा है। और फेंसिंग भी इंश्योर की जाएगी ताकि कोई भी जंगली जानवर रोड पर ना आ जाए। ये सभी फीचर जो हैं अब केवल एक डिसीजन नहीं है बल्कि ये लीगल कंप्लायंस का भी हिस्सा है। आप बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, और आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं और आने वाले कानूनों के बारे में। इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट, जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो उस समय पॉल्यूशन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई नया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट वगैरह बनता है तो वहां पर धूल, मिट्टी, पानी, बहुत सारी चीजें हो जाती है जिससे पॉल्यूशन एरिया में बढ़ जाता है। और ये जो पोल्यूशन कंट्रोल का जो मैकेनिज्म है ये छोटे यूनिट को भी फॉलो करना पड़ता है क्योंकि वो भी लॉ के अंदर आते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो हॉट मिक्स प्लांट हैं, स्टोन क्रशर्स हैं, उनके लिए वाटर एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1976, और जो वायु अधिनियम है एयर एक्ट 1981 का है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 का, उसके तहत आपको सारी चीजों का अनुपालन करना होता है। कंसेंट लेना पड़ता है, कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट लेना जरूरी होता है कि मतलब अगर आप नया एक्सप्रेसवे बना रहे हैं तो आपको इन अधिनियम के तहत, एयर एक्ट के तहत, वाटर एक्ट के तहत, अगर आप कोई हॉट मिक्स प्लांट वहां पर स्थापित कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको बनाने पड़ेंगे, स्टोन क्रशर बनाने पड़ेंगे, तो इनके लिए अप्रूवल आपको एयर एक्ट के अंदर और वाटर एक्ट के अंदर लेना जरूरी होता है। मतलब कानून का यहां पर भी अनुपालन होता है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर ये अप्रूवल नहीं लेता है, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको ये अप्रूवल लेने होते हैं, तो उसका जो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लायंस जो है वो वायलेशन में आ जाता है, कानून के उल्लंघन में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल्स की, क्वायरिंग की और एक्सप्लोजिव्स की। माइंस और मटेरियल्स की डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट यहां पर 1957 का है, और एक्सप्लोजिव रूल्स जो हैं वो 2008 के लागू होते हैं। अब एक्सप्लोजिव रूल्स यहां पर क्यों लग रहे हैं? देखिए, अगर केव बन रही है, गुफा बन रही है, आपने ये देखा होगा कि यहां पर भी दिल्ली देहरादून वाले एक्सप्रेसवे के अंदर एक नई टनल बनी है, तो उसके अंदर एक्सप्लोजन किया जाएगा, या रोड बनाने के लिए पत्थर को काटा जाएगा, पत्थर को एक्सप्लोड किया जाएगा ताकि रास्ता साफ हो सके। तो इन सारी चीजों पे ये जो कानून है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, ये लागू होता है, और साथ में एक्सप्लोजिव रूल्स 2008 के भी लागू होते हैं। इसका मतलब क्या है कि सैंड माइनिंग, स्टोन एक्सट्रैक्शन और ब्लास्टिंग ये सब रेगुलेटेड एक्टिविटीज हैं। ये बिना परमिशन के करना बिल्कुल तरीके से गैर कानूनी है और आप इसको अलाउ नहीं कर सकते। कानून के अंदर बिना परमिशन के आप ये नहीं कर सकते। अब एनवायरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इनके बाद और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लेबर लॉ और वर्कर सेफ्टी को लेकर। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो आपके लाखों लेबर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, तो यहां पर लेबर लॉ का कंप्लायंस और वर्कर सेफ्टी को भी इंश्योर करना जरूरी हो जाता है। आपको पता है कि हमारे नए लेबर कोड लागू हो गए हैं, और अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, जिसको हम OSH कोड कहते हैं, जो 2020 का है, वो लागू है। कब से है? 21 नवंबर 2025 से है। पहले बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 वाला लागू होता था, मगर अब यहां पर वर्कर के रेफरेंस में आपका OSH कोड लागू होता है वर्किंग कंडीशन के लिए। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर ये शामिल है, वर्कर की सेफ्टी होनी चाहिए, PPE होनी चाहिए, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो लेबर वर्कर वहां पर काम कर रहा है उसको सेफ्टी गियर्स मिलने चाहिए, उसका वहीं पे अकोमोडेशन के इंतजाम होने चाहिए, और उसको वेलफेयर फैसिलिटीज भी मिलनी चाहिए।
अगर खुदा ना खास्ता गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाए तो सिविल लायबिलिटी बनेगी और साथ में क्रिमिनल लायबिलिटी, दोनों पॉसिबल होती हैं। अब समझते हैं कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रैफिक सेफ्टी। अब जब भी कोई नया बड़ा प्रोजेक्ट बनता है, जब वो कंस्ट्रक्शन स्टेज पर होता है तो ट्रैफिक बाधित होता है। प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको रोड को ब्लॉक वगैरह भी करना पड़ता है, तो वहां पर आपका रोड सेफ्टी के नियम भी लागू हो जाते हैं। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके मैनुअल के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस चीज के लिए? बैरिकेडिंग करने के लिए, साइनेज लगाने के लिए कि आगे रास्ता बंद है, आपने देखा होगा ऐसे साइनेज लगे रहते हैं, ट्रैफिक डाइवर्जन के साइनेज लगाते हैं और सेफ्टी मैनेजमेंट करते हैं। आईआरसी यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस जो है वो गाइडलाइंस और सेफ्टी ऑडिट मैंडेटरी करता है इन चीजों के अंदर। अब आगे चलते हैं इंटर स्टेट अप्रूवल के बारे में। अब देखिए, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, इतने बड़े हाईवे बनते हैं, तो उसमें सिर्फ एक सरकार, एक राज्य की सरकार तो इन्वॉल्व नहीं होती। इतने बड़े एक्सप्रेसवे कई राज्यों से होकर गुजरते हैं। जैसे अभी आप देखिएगा कि ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजर रहा है। कौन कौन से? दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, और साथ में केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है ये। तो समझिएगा, जब इंटर एजेंसी अप्रूवल होते हैं तो ये आपको अलग अलग एजेंसी से अप्रूवल लेने पड़ते हैं, अलग अलग अथॉरिटीज के साथ आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए। हर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है वो केवल एक अथॉरिटी से अप्रूव नहीं होता है, कई सिचुएशंस में अलग अलग एजेंसीज की अप्रूवल जरूरी होती है। अगर रोड रेलवे लाइन को क्रॉस करता है तो रेलवे एक्ट 1989 का जो है वो लागू होता है। इसका मतलब क्या है कि उस स्थिति के अंदर ओवर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, आपको रेल ओवर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, रोड ओवर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, या अंडर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, अंडरपास बनाने पड़ेंगे, आरयूबी बनाने पड़ेंगे के लिए और जब आप आरओबी या आरयूबी बनाते हैं, रोड ऑन ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज, तो इसमें आपको रेलवे की परमिशन की जरूरत होती है। और अगर प्रोजेक्ट किसी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट के पास आता है तो आपको एंशिएंट मॉन्यूमेंट और आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स एक्ट जो 1958 का है वो वाला कानून भी लागू होता है। इसका मतलब यह है कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में कंस्ट्रक्शन बिना परमिशन जो है वो इलीगल होगा। रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं बिना परमिशन के तो वो गैर कानूनी होगा। इसके अलावा यूटिलिटी शिफ्टिंग, कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी की तार है, ट्रांसफार्मर वगैरह है, अब जब आप नया हाईवे लाओगे, नया प्रोजेक्ट लाओगे या रोड को चौड़ा करोगे तो आपको जो ऑलरेडी वहां पर बिजली की तारें हैं, टेलीफोन की तारें हैं, गैस की पाइपलाइन वगैरह हैं, या फिर इरिगेशन की कैनाल है, सिंचाई वाली नदी नहरें हैं, उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। उसके लिए भी आपको अलग अलग डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसका मतलब यह होता है कि एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट लीगल रूप में एक मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर बहुत सारी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं और हर एजेंसी को अपना अप्रूवल देना पड़ता है और फाइनली वो प्रोजेक्ट क्लियर होता है। अब आगे चलते हैं कंप्लीशन और कमीशनिंग के बारे में। जब आपका जो रोड है वो कंप्लीट हो जाए और उसको जनता को सुपुर्द करना हो तो उस बारे में बात कर रहे हैं। और उससे पहले बात करने से पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। पसंद आ रहा है तो एक बार थम्स अप करके लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज के इस सेशन से आपने अभी तक क्या सीखा है। अब बात करते हैं कंप्लीशन और कमीशनिंग की। रोड को पब्लिक को खोलने से पहले कुछ कानूनी चेक करने जरूरी होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है तब रोड को सीधे आम जनता के लिए ओपन नहीं किया जाता है, उससे पहले भी कई लीगल और टेक्निकल चेक होते हैं। और इस स्टेज में वेरीफाई क्या क्या किया जाता है कि जो लैंड एक्विजिशन है वो कानूनी तौर से पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, जो कंपेंसेशन है वो प्रॉपर्ली पे किया गया है या नहीं किया गया है, या जो जिसकी जमीन का अधिग्रहण किया गया है उसके खाते में पैसा जा चुका है या नहीं जा चुका है। और तीसरा, एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस हैं वो सारी कंडीशन फॉलो हुई हैं या नहीं हुई हैं। और चौथा, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंडीशन भी कंप्लाई हुई है या नहीं है। पांचवा, सेफ्टी ऑडिट क्लियर हुआ है या नहीं है। और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे गाइडलाइन के अनुसार कंस्ट्रक्शन के हर स्टेज पर क्वालिटी टेस्ट मैंडेटरी होते हैं। NHAI यानी कि नहीं, सेफ्टी ऑडिट सिस्टम भी इंश्योर करता है कि जो रोड हैं वो सेफ बने रहे। इस स्टेज को लीगल लैंग्वेज में कमीशनेबिलिटी चेक कहा जाता है।
कि हाँ भाई ये रोड जो बन के तैयार हो गया है, आप इसको कमीशन कर सकते हैं, मतलब जनता को सुपुर्द कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका ये सारा सिस्टम भी पूरा हो जाए, तब उसके बाद आता है आपका एंड टोलिंग एंड ऑपरेशन, टोल प्लाजा लगाना और हाईवे को चालू करना। रोड ओपन होने के बाद का जो लीगल रेजीम है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। जब एक्सप्रेसवे ओपन हो जाता है तब उसका ऑपरेशन एक नए लीगल फ्रेमवर्क के तहत आता है। नेशनल हाईवे एक्ट 1956 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट टोल जो यूजर फी है उस हाईवे को यूज करने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस टोल को लेवाई कर सकती है, लगा सकती है। और आपको पता ही है कि हम जब किसी हाईवे को यूज करते हैं तो हमें टोल देना होता है। इसके लिए नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन ऑफ रेट्स और कलेक्शन रूल्स जो है 2008 के वो लागू होते हैं। और अगर प्रोजेक्ट ट्रिपल पी मॉडल पर है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बना है, तो जो कंसेशनियर टैक्स कलेक्ट करता है जो सेक्शन 8A के तहत अलाउड होता है। और इस स्टेज के अंदर शामिल होता है टोल कलेक्शन सिस्टम, फास्टैग इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम, और साथ में एक्सीडेंट मैनेजमेंट। इसका मतलब यह है कि रोड ओपन के बाद भी जो लीगल कंप्लायंस है वो खत्म नहीं होती है, बल्कि ऑपरेशनल लॉ शुरू होता है। अब आगे बात करते हैं इनॉग्रेशन वाले दिन के कानून के बारे में। आपको पता है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आज 14 अप्रैल को इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो उस पूरे प्रोटोकॉल के अंदर, उस पूरे सेरेमनी के अंदर भी हर तरीके से लॉ इन्वॉल्व होता है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इन्वॉल्व होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट स्टेज इनॉग्रेशन की होती है जब प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई दूसरे हाई लेवल के वीवीआईपी डिग्निटरी उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। तो एसपीजी एक्ट यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट जो 1988 का कानून है वो लागू होता है। और जो एसपीजी है यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप पीएम की सिक्योरिटी हैंडल करते हैं, आपको पता ही है, और ऐसे ही वीवीआईपी की सिक्योरिटी हैंडल करते हैं। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी मल्टीपल लेयर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कई बार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 तक लागू की जाती है, जो पहले सीआरपीसी के अंदर 144 के इक्विवेलेंट थी। इसका यूज किया जाता था क्राउड कंट्रोल के लिए, प्रोटेस्ट रेगुलेशन के लिए और रेस्ट्रिक्टेड जोन्स को डिक्लेयर करने के लिए, और साथ में ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए। इसके अलावा ड्रोन्स रूल आज कल ये लागू होने लगे हैं। ड्रोन्स रूल्स 2021 के हैं, वो भी लागू होते हैं कि मतलब जिस एरिया के अंदर इनॉग्रेशन होना है और जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट होनी है उस एरिया के अंदर ड्रोन फ्लाइंग कंप्लीटली प्रोहिबिटेड होती है, जिससे ड्रोन फ्लाइंग रेस्ट्रिक्ट की जाती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 भी लागू होता है इमरजेंसी रिस्पांस और कोऑर्डिनेशन के लिए। इस स्टेज में जनरली क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले मल्टी लेवल सिक्योरिटी होती है, मतलब जिसको हम वीवीआईपी का घेरा बोलते हैं। आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अलग अलग घेरा बना हुआ है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन होता है। दूसरा रूट सैनिटाइजेशन होता है। वीवीआईपी की मूवमेंट से पहले पूरे रोड को सैनिटाइज किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है, आम जनता के लिए परिवहन से रोक दिया जाता है। जैसे आपको पता है कि आज इनॉग्रेशन होना था तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो हिस्सा जहां पर इनॉग्रेशन होना था या फिर वीवीआईपी मूवमेंट होनी थी वो आम जनता के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ बॉम्ब स्क्वाड की डिप्लॉयमेंट होती है, मेडिकल इमरजेंसी टीम वहां पर उपस्थित रहती है और साथ में फाइन और सेफ्टी की व्यवस्था भी लगती है। इसका मतलब यह है कि उद्घाटन जैसे यानी कि इनॉग्रेशन जो है वो केवल एक सिर्फ छोटी सी सेरेमनी नहीं होता, यह भी अपने आप में एक फुल स्केल लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेशन होता है। इज इट क्लियर? तो ये पूरा का पूरा आपका ऑपरेशन मैकेनिज्म है, थॉट से, आइडिया से लेकर उस प्रोजेक्ट को जनता तक सुपुर्द करने का। आप मुझे बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा। अब इस पूरे लाइफ साइकिल को एक सिंपल चेन में मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर हम पूरे प्रोसेस को एक लाइन में समझें
तो पॉलिसी आइडिया से फिर हम जाते हैं डीपीआर पर, यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। फिर उसके बाद जाते हैं फाइनेंशियल अप्रूवल पर, फिर जाते हैं लैंड एक्विजिशन पर, और फिर जाते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस पर, फिर फॉरेस्ट क्लियरेंस पर, फिर पॉल्यूशन अप्रूवल्स पर, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर सेफ्टी ऑडिट होता है, और फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद टोल प्लाजा लगते हैं, और फिर उसके बाद इनॉग्रेशन वाले दिन के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लीगल इंसाइट है वो ये है, जिसको समझने में लोग गलती करते हैं, कि वो ये सोचते हैं कि एक्सप्रेसवे सिर्फ एक अप्रूवल से कानूनी बन जाता है। लेकिन रियलिटी ये है, एक्सप्रेसवे तभी लीगल बनता है जब तीन चीजें कंप्लीट होती हैं। सबसे पहले स्टैट्यूटरी लीगैलिटी, यानी कि कानूनी तौर पर वो वैध होना चाहिए, सभी लॉज और अप्रूवल जो मैंने आपको सारे बताए हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट भी लीगल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की भी लीगैलिटी होनी चाहिए। ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन या फिर कंसेशन एग्रीमेंट कंप्लायंस, वो फॉलो होना चाहिए। तीसरा, ऑपरेशनल लीगैलिटी होनी चाहिए, सेफ्टी, ट्रैफिक कंट्रोल और पब्लिक ऑर्डर सही अच्छे से मैनेज होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी अगर फेल होता है तो प्रोजेक्ट लीगल रिस्क में आ सकता है। और यही है एक मेगा एक्सप्रेसवे की कंप्लीट कानूनी जर्नी, आइडिया से लेकर इनॉग्रेशन तक। और तो अब अगली बार जब आप किसी एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करें तो याद रखिएगा, ये रोड सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये एक लीगल मास्टरपीस भी है। और अगर आप जुडिशरी, एपीओ, डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे रियल लाइफ लीगल एक्सप्लेनेशंस को समझना आपकी आंसर राइटिंग की पूरी तरह इंप्रूवमेंट कर सकता है। आप हमको सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को, जुडिशियल योगी चैनल को, दून लॉ मेंटर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारे विभिन्न जुडिशरी, एपीओ और लेबर लॉ और दूसरे कोर्सेज के अंदर हमारी ऑफिशियल ऐप दून लॉ मेंटर iOS पर भी उपलब्ध है और एंड्रॉइड पर भी उपलब्ध है, वहां से एनरोल कर सकते हैं। और 20 अप्रैल से हमारा उत्तराखंड एपीओ के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी माध्यम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहे हैं। कंप्लीटली फ्रेश बैच है, लाइव बैच है, और अगर कोई अर्ली एनरोलमेंट करता है, 19 तारीख तक कोई एनरोलमेंट करता है तो मैसिव डिस्काउंट भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश बैचेस के कोर्स की लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां आप डिटेल चेक कर सकते हैं और कोर्स में एनरोल भी कर सकते हैं अगर आप आगामी जो उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम होने वाला है उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो। और दूसरे भी कोर्सेज को आप हमारे ऐप से एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको 1% भी ये सेशन पसंद आया है और आप लॉ को लेकर सीरियस हैं तो आपको इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, और उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए और जितना ज्यादा हो सके साझा करिए इस सेशन को, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आपको लॉ पढ़ाते नहीं हैं बल्कि आपको रियल लाइफ के अंदर लॉ कैसे अप्लाई होता है वो दिखाते भी हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।